आतमजीत सर, ईवीएम है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, तमाम सारे जो एक-एक करके मुद्दे हैं, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सुप्रीम कोर्ट का तेवर है। जिस तरीके से वीवीपैट को लेकर के, पर्चियां डाले जाने को लेकर के जो सवाल उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू नोटिस किया, जो सुप्रीम कोर्ट का तेवर था, फिर संजय सिंह को जमानत मिल जाना, जिसमें साफ-साफ ये तय कर दिया कि भाई शराब नीति के में जो कुछ भी खेल हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समीकरण निश्चित तौर पे इन सारी चीजों से, सारी एक्टिविटीज से प्रभावित हुए हैं और वो उनके लिए सकारात्मक नहीं है। और ये दिख भी रहा है भाजपा के अंदर, जिस आक्रामकता के साथ भाजपा चुनाव प्रचार करती है, अभी वो आक्रामकता कहीं पर भी दिखी नहीं है भाजपा के अंदर। लेकिन इसका फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को होता तब जब इनकी सारी चीजें फेवरेबल होती, सही चल रही होती। लेकिन परिस्थितियां कांग्रेस के भी बहुत फेवर में नहीं दिख रही हैं, मुश्किलें उनकी भी बढ़ रही हैं, प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं, बड़े नेता जो हैं वो कई सारे भागते हुए दिख रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। कुछ जो बचे हुए हैं, अब उनको किसी को रात में सपना आ जाता है, किसी को सनातन धर्म याद आ जाता है, किसी को अडानी जी जो है वो वेल्थ क्रिएटर लगने लग जाते हैं, किसी को मुंबई में जो है वो कांग्रेस खत्म सी दिखाई देने लग जा रही है। तो इन सारी परिस्थितियों में इस पूरे चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? कितना दिलचस्प है दोनों गठबंधनों के लिहाज से ये, और कितना महत्वपूर्ण भी? जी, रामप्रकाश शाह जी नमस्कार। आपने दो मुद्दे उठाए हैं। एक तो आपने मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स को लेकर, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले क्योंकि चर्चा आप जो पहले से कर रहे हैं, जिस पे आपने बाद में बात उठाई कि गठबंधन में आयाराम गयाराम की राजनीति तो चलती रहती है, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि एक एक्सोडस हो रहा है। वो एक्सोडस इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का बीजेपी की तरफ होगा। और उसका आपने ये भी देखा कि किस तरीके से 25 लोग जो हैं, प्रमुख लोग जिनके नाम लिए गए, जो पार्टी प्रमुख हैं या पार्टी में एक वजन रखते हैं या पोजीशन रखते हैं या पिछले 30-40 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, उनमें से 23 लोगों के खिलाफ केसेस जो हैं वो या तो खत्म कर दिए गए या लंबित कर दिए गए या बंद कर दिए गए। वो इसलिए कर दिए गए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके महाराष्ट्र में है, सुनावने सामग्री करेंगे, अजीत पवार हैं उसमें, छगन भुजबल हैं, इरिगेशन स्कैम है, आदर्श स्कैम है, कितने सारे स्कैम, कई नाम हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और 2014-19 में ये कहा गया था कि इन भ्रष्टाचारियों को बाहर नहीं रहने दिया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा। तो अब वो भ्रष्टाचारी सारे जो हैं वॉशिंग मशीन में धुल के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन गई है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होने थे वो तो सारे बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब जो है कांग्रेस क्लीन हो गई, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स क्लीन हो गए। जिस तरीके से आपने देखा हेमंत सोरेन को पहले जेल में डाला गया, झारखंड के सीएम को, उनको बिल्कुल उनकी सरकार को खत्म करने की कोशिश की गई कि हम वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। वो तो अगर चंपक सोरेन को ना बनाते वहां पे सीएम, तो ये इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था वहां पे। के कविता को पकड़ लिया इन्होंने। अब ये के कविता भी किस केस में है? वही 100 करोड़ रुपए के साउथ ग्रुप वाले स्कैम में, जिसमें संजय सिंह का आपने कहा कि बेल हुई है। आप एक बात बताइए, क्या 6 महीने जेल में रखना ही पीएमएलए सेक्शन 45? नहीं, सेक्शन 45 पीएमएलए क्या कहते हैं? जी आतमजीत सर, एक लाइन ऐड कर दीजिए। ये पूरा मामला उसी 100 करोड़ रुपए का है जो मिल नहीं रहा है, जो कहाँ है वो पता नहीं है अभी 100 करोड़ रुपए। वो तो मैं कहने ही वाला था आपसे कि ना उसमें मर्डर वेपन है, ना डेड बॉडी है, ना कोई एविडेंस है। और जो एविडेंस या विटनेस हैं, वो विटनेस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू एक्सपोज भी हो चुके हैं। ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो विटनेसेस एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि उन पर दबाव डाल के उनसे पैसा लिया गया। उनके खुद के पिताजी रूंगता रेड्डी टीडीपी से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और टीडीपी अलायंस पार्टनर है बीजेपी की। तो आप देख लीजिए कि जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुल रहा है, जो भ्रष्टाचार जनता पार्टी में नहीं शामिल हो रहा है, उस पर ही कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई जिस 100 करोड़ की बात आपने की, उसमें के कविता भी लिप्त हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी लिप्त हैं, उसमें मनीष सिसोदिया भी लिप्त हैं, और उसमें संजय सिंह भी लिप्त हैं। जब संजय सिंह के समय ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, तो रातों रात वो सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैसे पैदा हो गए? ईडी ने कैसे वो उसकी? तो ईडी का जो पीएमएलए सेक्शन 45 वो बड़ा क्लियर, द ओनस टू प्रूव दैट आई एम नॉट गिल्टी इज ऑन द एक्यूज्ड, नंबर 1। नंबर 2,
कि आपको पहले ये होता था कि ईसीआईआर जब फाइल होती थी, जब सीबीआई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती थी, एफआईआर फाइल कर देती थी, उसमें अगर कुछ ऐसे तथ्य होते थे जिसमें एक एक्सपर्टीज चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर खुद चुनते थे कि हम ये केस को लेंगे कि नहीं लेंगे। अब किनके केसेस लिए जा रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टी के केसेस लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन को डेसिमेट करने की कोशिश है। क्यों कोशिश की जा रही है? क्योंकि उनको 400 सीटें जीतनी है। और 400 सीटें क्यों जीतनी है? क्योंकि संविधान बदलना है। और संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि राजशाही आ जाएगी, हिंदुत्व की राजनीति आ जाएगी और लोकशाही खत्म हो जाएगी। लोकशाही खत्म हो जाएगी, आपके जो माइनॉरिटीज हैं उनका प्रताड़न और बढ़ जाएगा, किसानों की जमीनें हथिया ली जाएंगी, एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया जाएगा, तो एमएसपी का मुद्दा खत्म हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। जब भूमि अधिग्रहण कानून जो है खत्म निरस्त कर दिया जाएगा, तो कॉर्पोरेट जो है सबकी जमीनों पे कब्जा पा लेंगे। और तीसरी बड़ी बात, जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो रोजगार क्या कौन मांगेगा भाई? जब शिक्षा के साधन ही खत्म कर दिए, उच्च शिक्षा में कितने एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं जिनकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, जिनकी सीटें खत्म कर दी गई। रिक्शा चलाने वाले का बच्चा रिक्शा चलाएगा और रेडी लगाने वाले बच्चे का रेडी चलाएगा। अब ये सब बातों पे अगर हम ये देखें, और जो आपने आयराम गैराम की बात की उसको अगर हम लिंक करें, तो राहुल गांधी ने तो समाज के बहुसंख्यक लोगों को बात उठाने लगे हैं कि कांग्रेसी के पेटों में धीरे धीरे दर्द हो रहा है। अब ये कांग्रेसी कौन है? हम तो कहते हैं ये कांग्रेसी वो कांग्रेसी हैं जो स्लीपर सेल में थे। ये कभी भी एक्टिवेट हो जाते हैं, इलेक्शन आता है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, नहीं तो ये अपना कांग्रेस का बिल्ला लगाकर सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं। इनको राज्यसभा की सीट तो चाहिए, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपना चेहरा तो चमकाना है, इनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अग्रिम भूमिका में रहना है, इनको पॉलिसीज बनानी है, इनको मैनिफेस्टोज बनाने हैं। और जब लड़ने का वक्त आता है तो ये उसी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये उसमें अपर कास्ट राजनीति लेके आते हैं, उसमें आप समझिए मनुवादी सोच को लेकर आते हैं। वो आप ये मुझे बात बताइए, क्या सदियों से दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता आ रहा है उस पर उनका कभी कभी जमीर नहीं जागेगा? क्या ये अडानी की लूट के खिलाफ, या मणिपुर में जो आगजनी हुई उसके खिलाफ, या लद्दाख में जो हो रहा है आज की डेट में, वो बेचारा सोनम वांगचुक 15 दिन से अपना पानी पे जी रहा है, -15 डिग्री, -10 डिग्री टेम्परेचर में। इस सरकार के जूनी रहेंगी, वो तो मर जाता अगर अपना फास्ट नहीं तोड़ता। हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जैसी सरकार आई सबसे पहला काम क्या हुआ? हसदेव के जंगल काटो और जंगल काट के उसमें वो बनाइए। अब ये किसान क्या आपने वेल्थ क्रिएशन की बात की कि ये जो कांग्रेस पार्टी आज की डेट में है, ये सामंतवादियों के खिलाफ है, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये वेल्थ क्रिएशन के खिलाफ है। तो क्या इसमें ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये वेल्थ क्रिएशन उसी चीज का नतीजा है जिसमें आज तक जो है वो कहते हैं फ्यूडलिज्म चला आ रहा है। ये जो फ्यूडलिज्म चला आ रहा है पिछले 500 सालों से, उसी फ्यूडलिज्म को बरकरार करने के लिए वेल्थ क्रिएशन उन फ्यूडल लॉर्ड्स की तो हो सकती है, पर उस आम आदमी की जो है वेल्थ क्रिएशन में सरकार को और बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि एक आम लड़का, एक आम बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, एक किसान का बच्चा अगर पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन जाएगा, पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, बीटेक बन जाएगा, इस देश की प्रगति में, इस देश की R&D में काम करेगा, तो इन लोगों को ही उसमें परेशानी कि वो कैसे आगे बढ़े। तो मेरा कहने का मतलब है, वेल्थ क्रिएशन क्या? देश का लोहार, देश का बढ़ई, देश का सुनार, मवेशी पालने वाला, फल फूल उगाने वाला, सड़क पर झाड़ू लगाने वाला, क्या यह वेल्थ क्रिएटर्स नहीं है? आपने लॉकडाउन में देखा, लॉकडाउन में क्या देखा कि सब बिजनेस ठप पड़े थे। ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे, ये जितने बड़े बड़े सामंतवादी थे, वो मास्क लगा के थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, दिए जला रहे थे। गरीब आदमी क्या कर रहा था? वो सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था, वो अस्पतालों में लोगों की सेवा कर रहा था। जिस डेड बॉडी को उसके परिवारजन छोड़ के चले गए थे, उस डेड बॉडी को शमशान घाट में ले जाकर उनका क्रियाकर्म करवा रहा था। तो असली वेल्थ क्रिएटर कौन है? असली वेल्थ क्रिएटर तो यही लोग हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट हैंड वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स। ये फ्रंट लाइन वर्कर्स की तो बात हो रही है, हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। कोरोना में वही लोग काम आए, वही किसान काम आए। जब जीडीपी देश की सितंबर क्वार्टर में आपको याद होगा -22% चली गई थी, तो एक सिर्फ खेती किसानी थी जिसने सबका पेट भरा, जिसने लंगरों में राशन दिया, और वो लंगर के राशन की वजह से लोग जो है वो जिंदा रहे। और ये 5 किलो राशन जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ये उसी किसान और मजदूर की देन है जो दिन रात खेतों में काम करता है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि इस सोच को, देश की सोच को बदलना पड़ेगा। इस देश का विकास, इस देश को विकास की ओर अग्रसर या विकसित भारत आप तभी बना सकते हैं जब देश का आम आदमी, चाहे वो वंचित समाज का आदमी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वो इस देश के डेवलपमेंट मॉडल में जुड़े। और एक पॉलिटिकल इकोनॉमी आपको ऐसी खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें अर्थव्यवस्था उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के जरिए उन लोगों को भी साथ लेके चले जिन लोगों से इस देश को बनाया गया। वो देश तभी प्रगतिशील होगा। सिर्फ 1% लोगों को देश के 70% संसाधन देने से आप देश का विकास नहीं करेंगे। विकास किसका हो रहा है आज की डेट में? अदानी का विकास हो रहा है। वेल्थ क्रिएशन कौन कर रहा है? अंबानी वेल्थ क्रिएशन कर रहा है। एक चीज, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, तो एक छोटी सी बात मैं और कह दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी जो डेटा एनालिसिस हो रहा है उसमें ज्यादातर कंपनियां या तो लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग कंपनी अपनी आय से ज्यादा दान कैसे दे सकती है पॉलिटिकल फंडिंग की? इसका मतलब है कि वो जो पैसा किसी और कंपनी से आ रहा है, पैसा किसी और आदमी का है, जो डोनर है वो अदृश्य है। और दूसरी बात, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने टैक्स फाइलिंग तक नहीं की। ना वो टैक्स फाइलिंग करती हैं, ना उनका कोई प्रॉफिट है। इसका मतलब वो शेल कंपनीज हैं, वो बना ही दान देने के लिए गई हैं। और तीसरी ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, पर उनके नुकसान कोई छोटे मोटे नहीं है। किसी का 73,000 करोड़ माइनस है, किसी का 500 करोड़ माइनस है, किसी का 1500 करोड़ का लॉस है। 76,000 करोड़ लॉस वाली कंपनी 198 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। किस तरीके का प्रेशर होगा उन पर बॉन्ड खरीदने के लिए? और जिस तरीके से एक्सटॉर्शन रैकेट चला वो तो आपने देख ही लिया कि जिन जिन कंपनियों पे ईडी की रेड पड़ी, उनके निदेशकों ने अपनी जान बचाने के लिए पैसा दिया। एक्सटॉर्शन रैकेट भी क्लियर हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी क्लियर हो गई। आप कहते हैं कि 100 करोड़ वाले केस में ना लाश है, ना डेड बॉडी है, ना मर्डर वेपन है, ना कोई सबूत है। पर यहां तो लाश भी है, डेड बॉडी भी है, सबूत भी है, मर्डर वेपन भी है। तो ईडी अब मुंह पे दही जमा के क्यों बैठी है? क्यों नहीं ईसीआईआर फाइल करती है इलेक्टोरल बॉन्ड पे सारी कंपनियों पे? कंपनीज की लिस्ट भी है, किसने कितना लिया, किसको दिया, उनसे पूछे ना ये पैसा आया कहां से। 15 दिन का समय मिलता है बॉन्ड खरीदने से लेकर बैंक अकाउंट खाते में जमा कराने तक। उस 15 दिन में क्या क्या हुआ होगा? किसने बॉन्ड खरीदे, किसको पैसे दिए, कैसे आया पैसा, जमा कैसे हुआ? अगर कंपनी नुकसान में चल रही थी, कंपनी की नेटवर्थ ही नहीं है, तो उसने 100 करोड़ के बॉन्ड कैसे खरीद लिए? उनके लोनीज कौन है, उनके डोनीज कौन है? और वो क्या उन्होंने आरओसी में रिटर्न फाइल की है? क्या उन्होंने दिखाया कि ये पैसा हमें फलाने से मिला और उसको वापस करेंगे? बहुत बड़ा झोल है इलेक्टोरल बॉन्ड का झोल। अगर आप जो करंट चीजें चल रही हैं उसको अगर आप सोशल जस्टिस से जोड़ें, आप उसमें नुमाइंदगी से जोड़ें, आप उसमें हिस्सेदारी से जोड़ें, तो ये वही आ जाता है। सारी कहानी सामंतवाद की, सारी कहानी फ्यूडलिज्म की, और सारी कहानी वही जो पिछले 74 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इतना प्रखर हो गया मोदी राज में कि अब लोग सड़क पर उतर आए। और लोग इस बात को समझ गए हैं कि 2024 के बाद ना जल रहेगा आपका, ना जंगल रहेगा आपका, ना जमीन रहेगी आपकी। तो जब जल जंगल जमीन ही आपसे छीन ली जाएगी तो आप करेंगे क्या? सिवाय 5 करोड़ राशन के भीख पे डिपेंड करने से आपके पास कुछ बचेगा नहीं। जी राम प्रकाश।